JKSA classes, Unit 3, Transfer of Ownership and Delivery of the Goods. Important चैप्टर है, कंसेप्ट एंड केस स्टडी, दोनों इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दो वर्ड हेडिंग में आपको बोल दिया है, ओनरशिप एंड डिलीवरी। सबसे पहले ओनरशिप का मीनिंग, यहाँ पे हम ओनरशिप यानी लीगल ओनरशिप कंसीडर करेंगे। हम फर्स्ट यूनिट में ऐसा लर्न किया है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तब ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तब रिस्क ट्रांसफर होता है। इसीलिए ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है वो डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क, राइट एंड रिटर्न तीनों जब ओनरशिप ट्रांसफर होता है तभी ट्रांसफर होता है। मजाक में बोलता हूँ, शादी से पहले लड़की लड़का घूमने जाता है, लड़की का एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए उसका पापा एक्सपेंस करेगा, तो शादी के बाद पीएफ है वहीं पे भी कुछ हुआ है तो उसका हस्बैंड पेमेंट करेगा। ओनरशिप इंपॉर्टेंट है, पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मजाक करेंगे तो शादी के पहले सैलरी है वो पापा को देना है और शादी के बाद मैं नहीं बोलूंगा अभी। इसीलिए प्रॉपर्टी पोजीशन दोनों डिफरेंट है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी तब रिस्क, राइट, रिटर्न ट्रांसफर होगा। पोजीशन यानी कस्टडी, फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गुड्स। रूल्स ऑफ प्रॉपर्टी मीनिंग के बाद रूल्स में सबसे पहले सेक्शन 19 है, स्पेसिफिक गुड्स यानी एसर्टेन गुड्स। आप टीवी, फ्रिज कुछ भी लेने जाते हो और प्रोविजन स्टोर है, शुगर लेने जाते हो, आपने सिलेक्ट करके अपना साइन करके अलग रख दिया है तो वो स्पेसिफिक और एसर्टेन गुड्स है। आइडेंटिफाइड एंड सेट असाइड विल बी स्पेसिफिक एंड एसर्टेन गुड्स, सेक्शन 19। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब इंटेंडेड यानी जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तभी आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। कोई भी गुड्स है वो सेक्शन 20 में आपको बताया है कब डिलीवरेबल स्टेट में माना जाएगा। पेमेंट कब किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पोजीशन कब ट्रांसफर हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक गुड्स में जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी आपका गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है ऐसा माना जाता है। इसीलिए 19 में इंटेंडेड है, 20 में जब कॉन्ट्रैक्ट करते हो तब ओनरशिप ट्रांसफर होती है। टेलीविजन का एग्जांपल आपको दिया है, होम डिलीवरी आपको करने वाले हैं तो सेलर जब आपको डिलीवरी देगा, इनवॉइस बना के देगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। लेकिन दुकान से आप लेके जाने वाले हो तो जब बिल बना के देता है तभी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए यहाँ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। एंड थर्ड में सेक्शन 21 में पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट वर्ड इंपॉर्टेंट है। गुड्स अभी कुछ उस रेडी है लेकिन कुछ फर्दर प्रोसेस बाकी है। लैपटॉप का एग्जांपल दिया हुआ है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो सिस्टम डालने का बाकी है तो विंडो सिस्टम डाल के आपको जब इन्फॉर्म करेगा तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। 22 में गुड स्पेसिफिक है, एसर्टेन है, आपने डिसाइड कर दिया यही शुगर का बोरी है मुझे चाहिए, लेकिन उसमें 50 केजीज भी हो सकता है, 49 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है। इसलिए वे मेजर करने का जो गुड्स बाकी है, स्पेसिफिक है, एसर्टेन है, वह गुड्स जब आप वे करोगे, मेजर करोगे और बायर को इन्फॉर्म करोगे तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अनएसर्टेन गुड्स, अनएसर्टेन गुड्स में आपको ओनरशिप ट्रांसफर करना है तो सबसे पहले आपको एसर्टेन करना पड़ेगा। एसर्टेन गुड्स को आप आइडेंटिफाई करके अलग रख दोगे, सेट अपार्ट कर दोगे। अनएसर्टेन गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचा जाता है, मुझे इस तरीके का गुड्स चाहिए, वही गुड्स बासमती राइस चाहिए, अनएसर्टेन है। आप क्या करोगे, 5 केजी बोला था वो बैग बना के यहाँ पे रख दिया तो एसर्टेन करके सेट असाइड कर दिया। अनएसर्टेन गुड्स में पहले एसर्टेन करोगे बाद में एप्रोप्रिएट करोगे। एप्रोप्रिएट यानी क्या? सिलेक्शन ऑफ द गुड और द इंटेंशन ऑफ द यूजिंग और परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लालपुर बाईपास के पास आपका कंस्ट्रक्शन साइट चल रहा है, आपने सीमेंट जो अल्ट्रा का जो एजेंसी था उसको बोल दिया मेरा लालपुर साइट पे जो गुड साइट है वहां पे सीमेंट पहुंचा दो, और बायर ने वहां पे पहुंचा दिया आपको पूछे बिना। कोई भी सिचुएशन में वो एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स माना जाएगा। बायर के इरादे से, बायर के डायरेक्शन से सेलर ने दिया है और सेलर
के डायरेक्शन से बायर ले जा रहा है तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो सबसे पहले अनएसर्टेन गुड्स को डिस्क्रिप्शन से बेचा है, उसमें से आप एसर्टेन करो, डिलीवरेबल स्टेट में रखो और कंसेंट विद द सेलर बायर कैन यूज और कंसेंट विद द बायर सेलर कैन यूज। यह कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। सेलर के गोडाउन में आप सीमेंट लेके जा रहे हो, सेलर ने मना नहीं बोला तो इंप्लाइड भी हो सकता है। आप गुड्स एप्रोप्रिएट करने के बाद भी कंसेंट ले सकते हो, पहले भी कंसेंट ले सकते हो। एप्रोप्रिएशन यानी यूज ऑफ द गुड्स, अनसर्टेन गुड्स है वो यूज हो जाएगा तो भी उसका ओनरशिप ट्रांसफर माना जाएगा। 24 एंड 42 दोनों उल्टा करोगे तो भी सिमिलर लगेगा, लेकिन वो दोनों का कंसेप्ट भी सेम ही है। सेल और अप्रूवल बेसिस, आप गुड्स बेच रहे हो, ऐसा बोला है आपको अच्छा लगे तो रख दो वरना वापिस दो, सेल और रिटर्न बेसिस। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? जब जो बंदा ए ने बी को बोला था आपको अच्छा लगे तो रखना वरना वापिस देना, बी ने फोन करके बताया मुझे अच्छा लग रहा है, एक्सेप्ट द गुड्स। रीजनेबल टाइम खत्म हो गया, बी ने आंसर ही नहीं दिया, एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन वो गुड्स यूज करने लगा, कहीं पे प्लेज रख दिया तो सेल ट्रीट हो जाएगा। इसीलिए केस फॉर रिटर्न बेसिस, ए ने बी को बोला था गुड्स अच्छा लगे तो पैसा दो वरना गुड्स वापिस दो, तो जब बी पेमेंट करेगा तभी ओनरशिप ट्रांसफर होगा। इंपोर्टेंट केस स्टडी यहाँ पे पूछा जाता है, बी ने ए के पास से सेल और रिटर्न बेसिस पे गुड्स लिया था और प्लेज रख दिया, तो सी के पास प्लेज रखा तो ए सी से गुड्स वापस नहीं ले पाएगा, प्लेज रखा यानी थर्ड पॉइंट एड ऑफ द ट्रांजैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ए टू बी हो गया था। केस फॉर रिटर्न बेसिस में बी ने बोला था अच्छा लगेगा पेमेंट करूंगा, पेमेंट किए बिना प्लेज रख दिया तो ए सी से गुड्स वापस ले सकता है, पेमेंट नहीं हुआ इसीलिए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। 25 में है रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। सेलर है गुड्स का पोजीशन ट्रांसपोर्ट में दे देता है, लेकिन ओनरशिप अपने पास ही रख रहा है, जब तक अमाउंट को पेमेंट नहीं होगा, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब ओनरशिप सेलर के पास रहेगा। दिल्ली का कोई व्यापारी यहाँ ब्रास आइटम परचेस करने के लिए आएगा, उसको बहुत अर्जेंसी है, इसलिए आप जामनगर ट्रांसपोर्ट में गुड्स डाल दोगे, लेकिन आप ट्रांसपोर्ट वालों को बोलोगे मैं बोलूं तो ही दिल्ली में उसको गुड्स सप्लाई करना, क्यों? अभी उसने चेक दिया है, कल क्लियर हो जाए तो ही उसको देना है। जब तक कंडीशन फुलफिल ना हो, जब तक अमाउंट का पेमेंट ना हो, तब तक उसका डिस्पोजल यानी यूज करने का राइट वो सेलर के पास रहता है, तब आप रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल बोलते हो। कैरियर को दे दिया है गुड्स, सिर्फ पोजीशन दिया है, लेकिन ट्रांसमिशन के लिए दिया है, सेलर बोलेगा तो ही कैरियर वाला बायर को गुड्स सप्लाई करेगा। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेलर के नाम के हैं एंड बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट और चेक जब बायर एक्सेप्ट करेगा तभी उसको आप डिलीवरी चलन दे पाओगे। 26 ट्रांसफर ऑफ रिस्क, अभी हमने डिसाइड किया जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तब ओनरशिप एंड रिस्क ट्रांसफर होता है, उसमें अलग अलग आपको 3 सिचुएशन दी हुई है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस का रूल आपने बोल दिया, लेकिन एग्रीमेंट करके आप आगे पीछे कर सकते हो। दुकान वाला ऐसा बोल सकता है कि आज मजदूर नहीं है, टीवी कल लेके जाना, अब इनवॉइस ले जा, पेमेंट दे जा, तो वो सेकंड पॉइंट में आएगा पार्टी एट फॉल्ट। ट्रेड कस्टम यूसेज, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कोई भी गुड्स लेने जाते हो, आपके घर तक पहुंचाने की रिस्पांसिबिलिटी सेलर की रहती है, तो वहां तक का रिस्क भी सेलर का रहता है। एग्रीमेंट, डिफॉल्ट एंड ट्रेड, उसके बेस पे भी आप रिस्क ट्रांसफर कर सकते हो। 27 to 30 में नेमो डेट क्रिएट नॉन हैबिट, उसका मतलब क्या होता है? जो ओनर है वही गुड्स दूसरे को दे सकता है, डेटर टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर। लेकिन ऐसी सिचुएशन है जहां पे सर्टेन एक्सेप्शन में जो ओनर नहीं है, जिसका अपना राइट नहीं है, वह भी गुड्स है दूसरे को दे सकता है। नेमो डेट क्रिएट नॉट हैबिट स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो इनोसेंट बायर को अनजस्टिस हो जाएगा, इसीलिए यह एक्सेप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला है मर्केंटाइल एजेंट। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सिचुएशन में बी है वो ए का एजेंट है, बी के पास ए का गुड्स पड़ा हुआ है और बी ने सी को गुड्स बेचा, सी को मालूम नहीं था कि बी के पास ऑर्डिनरी अथॉरिटी है लेकिन आज अथॉरिटी नहीं है, तभी भी सी ने परचेस कर लिया तो सी के पास टाइटल आ जाएंगे। सेक्शन 28 में जॉइंट ओनर,
ए बी सी ने साथ में मिलके आईपीएल देखने के लिए टीवी परचेस किया। बी सी गांव में गए, ए के पास पड़ा था, बी सी ए के घर रख के गए थे और ए ने वो टीवी बेच दिया जेड को, तो जेड के पास ओनरशिप आ जाएगा। एस्टोपल, एस्टोपल का कंसेप्ट बहुत जगह पे आता है। मेरे प्रेजेंट में मेरा मोबाइल पड़ा था, साहिल ने लेके पूरे क्लास में बोला ये मोबाइल किसी को परचेस करना है, हाईएस्ट बिडर को मैं दूंगा। मैं बोला था, मैं बैठा था, लेकिन मैंने मना नहीं बोला, उसका मतलब परचेसर के पास बेटर टाइटल आ जाएंगे, मैं उसको डिनाई मना नहीं बोल सकता। अनपेड सेलर नेक्स्ट यूनिट में भी आएगा। आपने पेमेंट नहीं किया है, राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट अनपेड सेलर यूज कर सकता है। इनवॉइस आप लेके गए हो, पेमेंट नहीं किया, गुड्स मेरे पास पड़ा है, तो मैं वह रीसेल कर सकता हूं, ओनर आप है तभी भी। सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 में सेलर ने गुड सेल कर दिया, बायर बोल रहा है आज घर पे जगह नहीं है, अभी मेरे चल रहे हैं, मैं 1 वीक के बाद लेके जाऊंगा। सेलर को ऐसा लगा अच्छा दूसरा कोई कस्टमर मिल रहा है, तो उसने दूसरे किसी को बेच दिया, तो वो सेकंड सेल वैलिड होगा। 30 सबसेक्शन 2 में बायर गुड्स है वो लेके गया था, अभी बिल नहीं बनवाया था, बिल बनवाने का बाकी था, रिटर्न बेरीज लिया हुआ था, लेकिन उसने वो किसी को बेच दिया, तो वह सेल भी वैलिड माना जाएगा। फाइंडर ऑफ द गुड्स है, उसका अपना गुड्स नहीं है, दूसरे का गुड्स लिया है, बिजली की तरह संभालना है, वह टू ओनर को वापस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसी को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तभी वह भी फाइंडर ऑफ द गुड्स ओनर नहीं है, तो दूसरे को कौन सी सिचुएशन में बेच सकते हैं, गुड्स पेरिसेबल है तो बेच सकता है। फाइंडर ऑफ द गुड्स है नॉन पेरिसेबल है, लेकिन टू ओनर को ढूंढने का एक्सपेंस 2/3 ऑफ द गुड्स वैल्यू से ज्यादा हो रहा है, अप टू 2/3 और मोर देन 2/3 एक्सपेंस हो रहा है, तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुड्स बेच दो, टू ओनर सामने से आएगा तो पेमेंट कर देंगे। सेक्शन 29 में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कोर्शन एंड इन्फ्लुएंस थर्ड मिसरिप्रेजेंटेशन करके गुड्स आपने लिया था, अभी जो वीकर पार्टी है वो कोर्ट में जाके कैंसिल करे, उससे पहले डोमिनेंट पार्टी सेल कर देगी, तो वो सेल वैलिड माना जाएगा, लेकिन परचेसर ने गुड फेथ में लिया होना चाहिए, उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मालूम नहीं होना चाहिए। अदर एक्ट में आपने बेचा है, इंसॉल्वेंसी में ऑफिशियल असाइनिंग ओनर नहीं तभी भी बेच सकता है, प्लेज में लोन का पेमेंट मैं नहीं करूंगा तो प्लेजी है वह गुड्स बेच सकता है, तो अदर एक्ट में अदर देन ओनर गुड्स बेचता है तो वह वैलिड है। एक्सेप्शन के एक्सेप्शन याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेमो डेट क्वेट नॉन एबिट ऐसा बोलता है कि आपका नहीं वो आप नहीं बेचो, उसके एक्सेप्शन बोल रहे हैं कि आप कौन सी सिचुएशन में बेच सकते हो, वैलिड है, लेकिन उसमें 2 सिचुएशन कवर नहीं होगी, हायर परचेस एंड थेफ्ट। मैंने हायर परचेस में रेंट पे कोई चीज ली है तो मैं किसी को बेच नहीं सकता हूँ, सामने वाला गुड फेथ में ले रहा है ना, तो भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। ए ने बी को हायर पे कार दिया था, बी ने सी को बेच दिया, तो ए सी से पास से वापस ले पाए। वही सिचुएशन थेफ्ट में ट्रैक्टर का एग्जांपल देते हैं, बी ने ए का ट्रैक्टर चुराया था, सी को बेचा, ए ने सी के पास वो ट्रैक्टर देखा, वो वापस मांगा, तो सी को देना पड़ेगा। फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट, सेकंड पोर्शन डिलीवरी ऑफ द गुड्स 31 to 41। व्हाट इज डिलीवरी? 2 बोल रहा है कि वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, गन रख के किसी के पास से लेते हैं तो वो वॉलंटरी ट्रांसफर डिलीवरी नहीं है। 3 तरह की डिलीवरी है, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव, वो हमने सोगा में आगे देखा हुआ है। सेक्शन 31 सेलर एंड बायर की ड्यूटी, डिलीवरी में सेलर का ड्यूटी है उसको देना है एंड बायर का ड्यूटी है उसको लेना है। 32 कॉन्करेंट कंडीशन क्या है, कुछ बोला नहीं है तो साइमल्टेनियसली एक हाथ में मनी देना है, दूसरे हाथ में गुड्स आपको लेना है, इसीलिए एक्सचेंज ऑफ द पोजेशन एंड मनी दैट विल बी द कॉन्करेंट कंडीशन। नाउ सर्टेन रूल्स ऑफ डिलीवरी दिया हुआ है। सेक्शन 33 बायर का पोजीशन टू एक्सेस द गुड्स, सेलर कुछ भी करे, डायरेक्टली बायर को दे, बायर के एजेंट को दे, लेकिन बायर एक्सेस कर पाए इस तरीके से सेलर है वो बायर को गुड्स की डिलीवरी करेगा। 35 सेक्शन में सेलर का सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में रख के उसको इन्फॉर्म कर देना, लेकिन लेने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर का है, बायर मांगेगा मुझे अभी दे दे। 636(3) में
थर्ड पर्सन के पास गुड्स पड़ा है तो ए ने बी को गुड्स बेचा था, लेकिन कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है तो सिर्फ ए बी को बोल देगा तो नहीं चलेगा। कोल्ड स्टोरेज वाला बी को बोलना चाहिए कि तेरे बिया मेरे पास अभी गुड्स है, अब तू ले जा सकता है। कैरियर को और वॉल फिगर यानी जो एक्सपोर्ट कस्टम ओरिएंटेड ट्रांजैक्शन में वॉल फिगर को गुड्स डिलीवर किया जाता है तो सेफ कस्टडी के लिए किया है, ट्रांसमिशन के लिए किया है, तो बायर के कैरियर और वॉल फिगर वाले को दिया है तो आपने डिलीवरी दे दिया ऐसा माना जाएगा। गुड्स की डिलीवरी कहाँ करना है? 36(1) कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई किया है तो उसी प्लेस पे करना है। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया है तो सेल जब करते हो उसमें इमीडिएट ट्रांसफर होता है, तो जहां पे सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ वहीं पे आपको ट्रांसफर करना है। एग्रीमेंट टू सेल में भी सेम रूल, जहां पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ है वहां से आपको पोजीशन ट्रांसफर करना है। लेकिन फ्यूचर गुड्स में डिलीवरी का प्लेस कौन सा होना चाहिए? जहां पे फ्यूचर में मैन्युफैक्चर और एक्वायर होगा वहां से गुड्स ले जाने की रिस्पांसिबिलिटी बायर की रहेगी। 36(2) में टाइम फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, 36(2) एंड 36(4). 36(4) में आज के मीनिंग में है आपको रिजनेबल टाइम में बिजनेस आवर्स एंड वर्किंग डे में आपको लेना है, 36(4) में है। 36(2) के अंदर टाइम स्पेसिफाई किया है तो उसी टाइम पे परफॉर्म करना है। टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है तो रिजनेबल टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स एंड वर्किंग डे, वो है 36(2). और 36(4) में बायर को मांगना है, डिमांड वर्ड भी यूज किया है। डिलीवरी के लिए डिमांड करने का रिस्पांसिबिलिटी किसका है? वो फर्स्ट टाइम में ही बोला है, वो बायर का है। 36(4) स्पेसिफिक बोलना है कि बायर को मांगने का जवाबदारी रहेगा। 36(5) में एक्सपेंस, एग्रीमेंट में बोला है तो सेलर, नहीं बोला है तो बायर को ट्रांसमिशन के एक्सपेंस पे करने हैं। सेक्शन 40 में कुछ भी डिटोरिएशन, वैल्यू डिक्रीज होता है, गुड लॉस होता है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, तो वह रिस्पांसिबिलिटी बायर का रहेगा। 38 में इंस्टॉलमेंट डिलीवरी है तो वो डिलीवरी एक्सेप्ट करना वो बायर के लिए कंपलसरी नहीं है, वो गुड डिलीवरी नहीं है। बायर रिजेक्ट भी कर सकता है और उसको एक्सेप्ट भी करना है तो कर सकता है। मैंने बोला था 1 लाख टन आपको गुड्स दूंगा, बाद में बोल रहा हूँ कि एवरी डे 10,000 टन दूंगा, तो वो इंस्टॉलमेंट हो गया, वो गुड डिलीवरी नहीं है। बायर के पास राइट है रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। पार्ट डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी में नॉन सेलेबल ट्रांजैक्शन है, होल का ही पार्ट है। मशीन के 4 पार्ट थे, 3 पार्ट दिया, एक बाकी है, तो 3 दिया तो होल का ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, ऐसा मान सकते हो। सेलेबल गुड्स है, 1000 केजी गुड्स देना था, 600 केजी दिया है तो 600 का राइट दिया है, 400 का अभी ओनरशिप और डिलीवरी आपने नहीं दिया है। लॉन्ग क्वांटिटी में कम दे रहे हो, शॉर्ट डिलीवरी, एक्सेस डिलीवरी और मिक्स डिलीवरी। शॉर्ट डिलीवरी में बायर के पास राइट है 1000 केजी जगह पे 600 केजी आया है, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। एक्सेस में 1000 की जगह 1200 आया है, पूरा 1200 रिजेक्ट करे, 1000 एक्सेप्ट करे, 200 रिजेक्ट करे या पूरा रिजेक्ट करे। कोई भी सिचुएशन में जितना एक्सेप्ट करते हो उतना आपको पेमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट रेट से आपको पेमेंट करना है। वैसे ही मिक्स डिलीवरी है तो मिक्स डिलीवरी में भी आपको डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, क्योंकि जो गुड्स है वही गुड्स आपको देना है, हायर क्वालिटी भी देने की जरूरत नहीं है। मिक्स डिलीवरी है, मिक्स गुड्स है तो उसके भी डैमेजेस सेलर पे करेगा। जब गुड्स डिलीवर कर रहा है सेलर, तब बायर को गुड्स एग्जामिन करने का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। सेलर बाउंड है कि बायर देख ले गुड्स जैसा सैंपल डिस्क्रिप्शन जैसा बोला था उसी कंफर्मिटी विद द क्वालिटी, उसी तरीके का गुड्स होना चाहिए। अगेन डिलीवरी ऑफ गुड्स के रूल पूछते हैं तो 42, 43, 44 लिखना है, लेकिन आपको सिर्फ सेलो इंटरफेरेंस पूछते हैं तो 24 लिखना है। 42 एंड 24 सिमिलरली है कि एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी कब माना जाएगा? वहां पे आप ओनरशिप के लिए हाँ बोल रहा है, गुड्स डिलीवर हो गया तो आप बोल दो यस गुड्स डिलीवर हो गया, इंटीमेट टू द सेलर ही एक्सेप्टेड द गुड्स। एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा? जब आपने सामने वाले को बता दिया, इंटीमेट कर दिया। सेकंड, उस गुड्स का इनकंसिस्टेंट यूज किया। थर्ड, लैप्स ऑफ टाइम हो गया, रीजनेबल टाइम में आपने आंसर नहीं दिया। तीनों सिचुएशन में एक्सेप्टेंस हो गया ऐसा आपको मानना है। 43 में सिर्फ बायर गुड्स रिजेक्ट करेगा वो सफिशिएंट है, सेलर के अगर देने जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बायर इंटीमेट करेगा, ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर का रहेगा। 44 में
सेलर गुड्स दे रहा है लेकिन बायर निग्लेक्ट और रिफ्यूज कर रहा है, मुझे गुड्स नहीं चाहिए, गोडाउन में गुड्स देने के लिए सेलर आया है, बायर ने गोडाउन ओपन ही नहीं किया है, ऐसी सिचुएशन में बायर है वो सेलर को कंपेंसेशन डैमेजेस पे करेगा, क्योंकि रिजनेबल टाइम में बिजनेस अवर्स में अपॉर्चुनिटी वेरीफाई दे के सेलर आया था लेकिन बायर रिफ्यूज कर रहा है, तो उसका डैमेजेस, उसका चार्जेस वो सब बायर को पे करना पड़ेगा। थैंक यू।